टाइप्स की बात करनी थी और टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी हम इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड, जैसे आपने फैट और लिपिड में देखा था। अब यहाँ जो सिंपल प्रोटीन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड का एक पॉलीमर होगा, एक चेन होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिर्फ एमिनो एसिड और कोई दूसरा पार्ट नहीं होगा, और दूसरा कंपाउंड या दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा, तब हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोटीन। ये दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। इनका अपीयरेंस कैसा है इसके बेसिस पर। फाइब्रस, ये लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब एमिनो एसिड का एक अपना चेन है, एक थ्रेड जैसा, तब हम इसको बोल देंगे फाइब्रस एमिनो एसिड। और इस तरह से पूरा एक चेन बनेगा और वो थोड़ा बहुत कॉइलिंग हो जाएगी, मतलब अपना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा हेलिक्स की बात चल रही है। अब कोलेजन पहला एग्जांपल है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात हो चुकी थी एनिमल बॉडी में, ये हमने डिस्कस कर लिया था। 1/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन ये अकेला कोलेजन आपकी बॉडी में है। 1/3 पार्ट। अगर आपकी बॉडी में, अगर मैं बोलूं कि कितने 10 kg प्रोटीन है, तो इसका 1/3 पार्ट तो आपका सिर्फ कोलेजन है। कितना हो जाएगा? लगभग 3 kg के आसपास, 3 kg से ज्यादा ही आपका बॉडी में प्रोटीन सिर्फ कोलेजन है। और आप कोलेजन के लिए ही नाइंसाफी करते हो अपने डाइट में या कंप्रोमाइज करते हो। प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू नोन एज टेंडन। कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन जब भी होगा उसको हम टेंडन बोलते हैं। थ्रेड ऑफ कोलेजन इज नोन एज टेंडन। टेंडन का काम क्या था? मसल्स को और बोन्स को कनेक्ट करने का। और बुढ़ापे में क्या होता है? मसल्स ही लूज पड़ जाती हैं, मतलब जो कनेक्शन है बोन और मसल्स का वो लूज पड़ जाता है, तो मतलब आपका कोलेजन कम होता है। दूसरा है इलास्टिन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में ही है। एंड थ्रेड ऑफ इलास्टिन को हम लिगामेंट बोलते हैं, और लिगामेंट आपका क्या? बोन टू बोन कनेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स की बात हो चुकी है। केराटिन की बात हमने कल ही कर ली है। केराटिन हमारे स्किन में है, सॉरी स्किन में नहीं बोलेंगे, आपकी जो बॉडी में हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे हैं केराटिन, जैसे नेल की बात हुई थी, हेयर की बात हुई है। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन में देखेंगे तो सिंपल प्रोटीन में एक आपका नाम आता है रुबिस्को। बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन यही प्रेजेंट है, ये हमने देख लिया था। एल्बुमिन, ये भी आपने पढ़ा हुआ था ब्लड में। एल्बुमिन प्रोटीन इन मिल्क एज अ लैक्टोएल्बुमिन, इन एग में आपको ओवा एल्बुमिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन ब्लड एज अ सीरम एल्बुमिन, और आपके ब्लड में ये सीरम एल्बुमिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये इसका काम क्या होता है? हाँ, को मेंटेन करना। तो आप एल्बुमिन प्रोटीन को भी एडिक्वेट अमाउंट में अपने डाइट में ऐड करना होता है। अब कहाँ कहाँ से मिल सकता है? एक तो सोर्स है आपका मिल्क, दूसरा है एग यॉक, और ये मेन सोर्सेज हैं। इसके अलावा भी आपको मिल सकता है। ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन में ये प्रेजेंट होता है। किसमें? हीमोग्लोबिन में। और ग्लोबुलिन आपका मेन कंपोनेंट है एक्चुअली हीमोग्लोबिन का, तो आपको ग्लोबुलिन खाना ही चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो प्रॉब्लम आपको समझ आ रही क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आपका स्लो हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन, ये भी आपने पढ़ लिया था। न्यूक्लिक एसिड को जब हम क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं तो हिस्टोन की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट विद यूकैरियोटिक डीएनए, डीएनए के साथ प्रेजेंट होता है। एंड हिस्टोन के लिए एक बात ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, इन इट लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है। क्या होता है? हिस्टोन इज द आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सिंपल प्रोटीन की बात हो गई। कंपाउंड प्रोटीन के जब हम बात करेंगे तो कंपाउंड प्रोटीन में आपको प्रोटीन कंपोनेंट के साथ साथ प्रोटीन, जो आपका सिंपल प्रोटीन में हम देखते हैं कि सिर्फ अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके साथ साथ आपको नॉन प्रोटीन पार्ट भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब अमीनो एसिड का पॉलीमर नहीं है, ये कुछ और भी हो सकते हैं। कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई मिनरल हो सकता है, कोई लिपिड का मॉलिक्यूल हो सकता है, जो प्रोटीन के साथ जुड़कर एक कंपाउंड प्रोटीन बनाता है। ठीक है बात? तो नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन एमिनो एसिड पार्ट बोलेंगे, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कंपाउंड
प्रोटीन इज इक्वल टू प्रोटीन मींस सिंपल प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। कंपाउंड प्रोटीन कैसे बना है? सिंपल प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसके हम एग्जाम्पल यहाँ तो नहीं देखेंगे, आगे अभी इस टाइप्स में पढ़ेंगे। और इधर आपका डिराइव्ड की बात करेंगे तो ये सिंपल एंड कंपाउंड से के डेरिवेटिव्स हैं, से डिराइव होता है। इनके भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फॉर्म्ड बाय द डीनेचुरेशन, ये डीनेचुरेशन से बनता है जो कल हमने डिस्कस किया था, एंड फॉर्म बाय द डाइजेशन, डाइजेशन के बाद बनता है। प्रोटीन को जैसे ये फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट रहता है, आपके ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोटीन जो आप खाते हो तो प्रोटीजेज इसको पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड एंड देन पेप्टाइड एंड लास्ट एमिनो एसिड में डाइजेस्ट करता है। तो ये एग्जाम्पल है आपके किसके? सेकेंडरी के। तो अभी इनके सब पूरे क्लासिफिकेशन को एक एक करके देखो और यही आपको समझना है। देखो, टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन के टाइप्स की बात करी गई है। सिंपल प्रोटीन की तो यही हो गई कहानी खत्म। पहला वर्ड है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। यहां पे प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। जब आपका क्रोमोसोम की बात करते हैं, किसकी? यहां पे मैं लिखूं अगर, तो क्रोमोसोम की जब बात करते हैं तो क्रोमोसोम क्या है? बोलो भाई। जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से प्लस हिस्टोन से बना हुआ है एंड नॉन हिस्टोन से बना हुआ है। इसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्या है? प्रोटीन पार्ट है। और ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो क्या हुआ? न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है। तो ये कैसा न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल? क्रोमोसोम है। दूसरा क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में जब कोई पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट प्लस प्रोटीन, पिगमेंट में आपने बहुत सारे पिगमेंट्स के बारे में बात कर ली, करोगे, करी नहीं अभी, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। जैसे इन जनरल आपको पता होगा क्लोरोफिल के बारे में, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे पता है। लिपोप्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? लिपिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ पे पिगमेंट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप है। लिपिड प्लस प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? लिपिड है। उसके बाद है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन में आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये आपने पढ़ रखा है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस प्रोटीन। फॉस्फेट ग्रुप आप एज अ अपना क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मेटेलोप्रोटीन में मेटल्स बोले तो मिनरल या मेटल्स के फॉर्म में अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन बढ़िया एग्जांपल है इसका। यहाँ पे मेटल्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे प्लस प्रोटीन। जैसे मैं हीमोग्लोबिन की बात कर लूं तो हीमोग्लोबिन आपका बना है, हीमोग्लोबिन आपका बना है दो कंपोनेंट से, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन। हीम का मतलब है यहां से आयरन का। किसका? आयरन। आयरन एज अ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है। और उसके बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप है। म्यूकोप्रोटीन की बात करेंगे तो क्या है? इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप म्यूकस, दैट इज अ हाइलोरेनिक एसिड, दैट इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। वो भी क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपसे पूछा जाता है, ये कंपाउंड प्रोटीन के टाइप्स हैं। और इन सब में आपने कई नाम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इन सभी को अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे सारे एक्सप्लेन्ड है। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में हमने यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? राइबोसोम बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन से। वायरसेस भी यही से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का कोट होता है। अब आपने तो वायरसेस तो पढ़ लिया है ना? प्रोटीन का कोट होता है, तो ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। हाँ, बस फर्क क्या होता है? जैसे यहाँ क्रोमोसोम में डीएनए प्लस आरएनए लिखा है, तो यहाँ लिखोगे डीएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक होगा, प्रोटीन कंपोनेंट होता है। क्रोमोप्रोटीन में अपना प्रोस्थेटिक ग्रुप पोरफायरिन पिगमेंट है, मींस कोई आपका पिगमेंट मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ आपके एग्जांपल दिए हुए हैं। हीमोग्लोबिन यहाँ पे मेटल है आपका, आयरन, एंड देन रेड कलर देता है ये।
एंड साइटोक्रोम की बात करेंगे तो इनका भी सेंट्रल मेटल एटम जो है आयरन है और इसका भी कलर रेड है। एंड हीमोसाइनिन की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कॉपर है, ये इंपॉर्टेंट है और इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। और लिपोप्रोटीन की बात करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो जाएगा इनका, लिपिड, क्या हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। और ये नॉन अमीनो एसिड पार्ट इनका क्या हो जाएगा, लिपिड, लिपिड है, ये नोट कर लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको लिपोप्रोटीन मिलेगा, फॉस्फोलिपिड क्या है, यही है, या ये एक्चुअली आपका लिपोप्रोटीन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। फॉस्फोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे हमने पीछे लिखा फॉस्फेट ग्रुप, क्या लिखा, फॉस्फेट ग्रुप। एक्चुअली ये फॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फोरिक एसिड ही फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करता है। ये जो ब्रेक होता है तो किसमें, 3H प्लस आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव चार्ज, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। जहां भी हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करेंगे लिविंग सिस्टम में, वो फॉस्फेट ग्रुप इसी फॉस्फोरिक एसिड से आता है। और इस फॉस्फेट ग्रुप को इसलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोला जाएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ये कैसा मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इससे ये फॉस्फेट रिलीज ये मिलता है, इसलिए इसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोलते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को IP लिखा हुआ कई जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस इनऑर्गेनिक IP का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहां से ये निकलता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ये याद रखना। कैसिनोजेन एक आपका प्रोटीन है जो मिल्क में मिलता है, इनएक्टिव प्रोटीन है, एक इनएक्टिव फॉर्म है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन। पेप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है आपका एक एंजाइम, मिल्क उसको प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, आपके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। मेटेलोप्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, मेटल है, जो एंजाइम्स कोफैक्टर के साथ प्रेजेंट हो, कोफैक्टर मेटल्स को बोलते हैं, तो उनको हम बोलेंगे मेटेलोप्रोटीन। इनके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे आगे। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। बस डिफरेंस अब ध्यान से सुनना, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ होगा, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या हुआ, प्रोटीन पार्ट है प्लस कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है लेस देन 4%। ये कार्बोहाइड्रेट अगर 4% से कम है, कितना, 4% से कम है, तब तक इसको आप बोलोगे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब ये 4% से ज्यादा हो गया कार्बोहाइड्रेट, तब उसको बोल दोगे म्यूकोप्रोटीन। दोनों में अपन ने लिखा था प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या, कार्बोहाइड्रेट ही, बट परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल में म्योसिन, जैसे आपका सलाइवा में प्रेजेंट है ना, एंड अल्फा बीटा ग्लोबुलिन ब्लड में, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन आपका ब्लड प्रोटीन है, ये भी आपका मेटेलोप्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन ऑन सेल सरफेस हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आपने ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर भी देखा था, और इसी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन को असिमेट्रिकल कहा जाता है, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। नहीं तो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा माना जाता है, सिमेट्रिकल, इधर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, इधर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों, और प्रोटीन एम्बेडेड होता है, फॉस्फेट बाइलेयर होता है, तो इक्वली हम इसको दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ जब हम दो को दो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है, तो हमने ये आउटर सरफेस पर देखा था कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल भी लगे होते हैं जो कि इनर सरफेस पे नहीं होते। अब एक तरफ क्या हो गया, एक सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है, एक सरफेस पे नहीं मिलता है, तो अब सिमेट्री तो नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल हाफ, अब इक्वल तो नहीं, इक्वलिटी तो नहीं रही, तो इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या मान लिया था, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है। एंड ये ग्लाइकोप्रोटीन सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। सेल रिकॉग्निशन में मतलब कोई एंटीजन
या अपन पैथोजन के नाम से समझ लें, कोई पैथोजन एक स्पेसिफिक सेल पर अटैक करता है तो वो इसी ग्लाइकोप्रोटीन या रिसेप्टर की मदद से अपने सेल, होस्ट सेल को पहचानता है और उस पे अटैक करता है, उस पे एंटर करता है। ठीक है, तो सेल रिकॉग्निशन का मतलब ये है। म्यूकोप्रोटीन, यहाँ पे भी प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है, बट क्राइटेरिया क्या है, कार्बोहाइड्रेट में बोले तो परसेंटेज मोर देन 4% है। ऑस्टियो म्यूकोप्रोटीन ऑफ बोन, बोन का जो बोन मैरो है वो आपका इसी का एग्जाम्पल होगा। अब कल का जो हमने आपको इन जनरल डिस्कशन करा था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है वो आपने समझ लिया था एक सिंपल तरीके से। अब आप एक्चुअली क्या होता है वो समझ लो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सबको याद है। हमने यही बोला था कि एक फॉर्म से जो हाई डिग्री का फॉर्म हो, सिंपलर वन में कन्वर्ट होना प्रोटीन का, दैट इज अ डीनेचुरेशन। डिस्ट्रक्शन नहीं होता प्रोटीन का, ब्रेकडाउन नहीं होता प्रोटीन का, ये ध्यान रखना डीनेचुरेशन में। प्रोटीन अपने ओरिजिनल फॉर्म को फिर से रीगेन कर सकती है जब हम उसके कॉज ऑफ फैक्टर को हटा देते हैं। जो फैक्टर उसको डीनेचर करा रहा है उसको हटा दिया तो फिर से अपने आप के ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन कर लेती है। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? चेंज इन पीएच, सॉल्ट कंसेंट्रेशन, हैवी मेटल्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोटीन को डीनेचर करा सकते हैं। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कौन कौन से फैक्टर से? पीएच भी अगर चेंज होता है देन आपकी प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। सॉल्ट कंसंट्रेशन भी अगर चेंज होता है, इसे हम आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं, अगर वो भी बॉडी फ्लूइड का चेंज होता है, कम ज्यादा होता है, तब भी प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। हैवी मेटल्स आपकी बॉडी में अगर कुछ चले जाते हैं जो जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा या कम, तब भी डीनेचुरेशन का मतलब समझ लो। डीनेचुरेशन के फैक्टर्स की बात करें तो आपने देख लिया, पीएच है, सॉल्ट कंसंट्रेशन है, हैवी मेटल है, टेम्परेचर है एंड प्रेशर है। ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बोल दो या इसी को दूसरा वर्ड क्या बोल दो, डीनेचुरेशन। एक टेम्परेचर का और बिल्कुल प्रैक्टिकल फिजिकल एग्जांपल आप देख लो। एग, जो एग प्रोटीन है एल्बुमिन, वो कैसा कोलाइडल स्टेट में होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ाते ही कैसा हो जाता है? अरे भाई, एग को आप वो उसमें कन्वर्ट कर देते हो, क्या बनाते हो? ऑमलेट बनाने के साथ क्या करते हो, उसका बस टेम्परेचर ही चेंज करा। अब वो प्रोटीन डीनेचर हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, अब फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते टेम्परेचर हटाने के बाद। दैट इज अ परमानेंट चेंज, ये ध्यान रखना। वो नॉन मींस लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं। बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस सेकेंडरी एंड टर्शियरी कन्फिगरेशन, कौन सा? सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कन्फिगरेशन में कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को डीनेचर नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है, क्योंकि वो एक लीनियर पॉलीमर है, बस एक एमिनो एसिड का थ्रेड है, उसका क्या डीनेचुरेशन करोगे? जब किसी न किसी डिग्री पे वो अगर कॉइल हुआ है, फोल्ड हुआ है, तो उसको डीनेचर कर सकते हो, उसको खोल सकते हो। तो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड एंड मेनी टाइम्स, एंड इनका जो द टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन है बिकम कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी कन्फिगरेशन, फाइब्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के अल्टरेशन को हम फिजिक्स क्या बोलते हैं, इसका फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोटीन चेंज होता है। फिजिक्स यहाँ पे नहीं है, ये फिजिकल स्टेट है, प्रोटीन का चेंज हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, क्या चेंज होता है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इफ चेंज इन मीडियम ऑफ द प्रोटीन, मीडियम बोले तो पीएच, सॉल्ट कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये कुछ अगर आपका चेंज हुआ, इज माइल्ड एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़ा चेंज होता है, फ्लक्चुएशन थोड़ा होता है और थोड़े टाइम के लिए होता है, देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो टेम्परेरी। थोड़ा डीनेचुरेशन होगा, फिर से अपनी प्रोटीन ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है। हाउएवर अगर यही चेंज आपका कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू चेंज कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हो, तो ये डीनेचुरेशन परमानेंट हो जाता है। प्रेशर आपको कोई ऐसे पकड़ के एक प्रेशर से आपका वो कभी स्किन को कर देता है, तो वो एक टेम्परेरी माइल्ड प्रेशर है, तो फिर से आपको थोड़ी देर बाद दर्द होता है, फिर सही हो जाता है। लेकिन वहीं पे आपको वो कोई
एक 10 किलो का पत्थर उठा के फेंक के मारे तो फिर क्या होगा, जो प्रेशर है वो कई टाइम्स ज्यादा होगा और वो लंबे टाइम तक रहेगा, तो फिर आपका वो पूरी मसल्स खराब, पूरा मसल टिश्यू, मसल का जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा, परमानेंट डीनेचुरेशन हो जाएगा एंड प्रोटीन बिकम कोएगुलेटेड। और हम यही करते हैं एग के साथ भी। टेम्परेचर टाइम भी ज्यादा देते हैं और टेम्परेचर ज्यादा टाइम के लिए भी देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट एल्बुमिन ऑफ एग सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन है, जब इसको हीट करते हैं तो ये परमानेंटली कोएगुलेट कर जाता है फाइब्रस इनसॉल्युबल फॉर्म में, एंड it is clear that strong alteration result in the denaturation of protein and they lose their biological property and significance, जो उनका रोल होता है वो सब कुछ खत्म, अब वो प्रोटीन किसी काम के नहीं होती, and this is the reason the cell of organism are unable to bear strong changes and ultimately die। बहुत ज्यादा चेंज करोगे तो सेल्स मरेंगी, और इसलिए आपको अपने आप को अगर जिंदा रखना है तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए बॉडी में, एंड इट इज ऑल अबाउट डीनेचुरेशन। अब देखो एंजाइम का मतलब क्या हुआ, द प्रोटीन विच परफॉर्म या विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जिसका रोल किसकी तरह हो, कैटलिस्ट की तरह हो, उनको हम एंजाइम बोलेंगे। एंड उन प्रोटीन्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं या फिर बायो कैटलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलोगे, बायो कैटलिस्ट। ये किसी आर्टिफिशियल या लैब बेस्ड केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, ये लिविंग सिस्टम के लिविंग रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। ठीक है, तो एंजाइम का मतलब क्या है, कुछ यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं वो देख लो। पहला नाम है बुकनर डिस्कवर्ड एन आइसोलेट एंजाइम जिसका नाम था जाइमेज फ्रॉम ईस्ट सेल। ईस्ट सेल से इन्होंने सबसे पहले एंजाइम निकाला और वो जिसका नाम था जाइमेज। एंड कुहन जी का नाम है जिन्होंने एंजाइम वर्ड यूज करा था सबसे पहले, ये इनका दूसरा नाम याद रखना है। एंड जेबी स्नरर है, प्यूरिफाई करा था क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज एंजाइम फ्रॉम द जैक बीन या फिर लोबिया प्लांट या कैनाविलिया प्लांट से, इन्होंने उस सीड से ये इस एंजाइम को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज करा था, अलग किया था, निकाला था। अब एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देखो, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपके ये समझ लो कि एक क्वेश्चन फिक्स्ड है पूरे पेपर जब भी। हाँ जी, लोबिया का सीड भी आता है बेटे, पल्सेस है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पहला ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल दिमाग में प्रिंट कर लेना है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होता है विद सम एक्सेप्शंस। ऑलमोस्ट वर्ड लिख दिया तो कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, कुछ ऐसे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड से आपको भी मिलेंगे जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, एंड इन न्यूक्लिक एसिड को बोला जाता है राइबोजाइम। राइबोजाइम, क्या बोलोगे, राइबोजाइम। देखो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है, एक राइबोजाइम, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, एंड एंजाइम्स आर कोलाइडल सब्सटेंस, कोलाइडल सब्सटेंस होता है विच आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलीमर है अमीनो एसिड का, मैक्रोमोलिक्यूल होता है अमीनो एसिड का, एंड सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम अंडर जेनेटिक कंट्रोल। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से फिर राइबोसोम की मदद से प्रोटीन। तो जैसा डीएनए मैसेज देगा वैसा ही एंजाइम बनेगा और वैसा ही आपकी सेल में, आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी चलती है। अगर डीएनए चाहेगा तो वो एंजाइम बनने देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनने देगा, वो आपके आगे की बात है। एंजाइम्स कैन बी डिपिक्टेड बाय लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज, जैसे एंजाइम प्राइमरी स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, तो ये इनके पास कोई एक्टिव साइट नहीं होता। एक्टिव साइट क्या है वो अभी हम एंजाइम के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इनके पास भी कोई एक्टिव साइट नहीं होता। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर से आपको क्या हो जाएगा, इनमें एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। एक्टिव साइट क्या होता है, जहां से कोई एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कराता है, जोड़ता है ब्रेक डाउन के लिए, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराने के लिए। दैट साइट ऑफ प्रोटीन इज टर्म्ड एज एक्टिव साइट। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो
इन दिस स्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्डेड इटसेल्फ एंड आपको वो क्रिस क्रॉसेस ऐसे मिलेगा, बहुत सारे क्रीविसेस मिलेंगे, पॉकेट्स मिलेंगे एंड इन पॉकेट्स से को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जहां से सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। कैटालिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट एंजाइम्स इज द टर्शियरी एंड ग्लोबुलर। ज्यादातर हमारे एंजाइम इसी टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, वो भी ग्लोबुलर फॉर्म। क्या कौन सा? ग्लोबुलर फॉर्म। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय आइसोजाइम्स एंड एक्टिव साइट यहां भी प्रेजेंट होता है। आइसोजाइम्स के बारे में हम बात करेंगे। अब पहला पॉइंट आपका यही है, एक्टिव साइट। एक पिक्चर की मदद से आप देखो इसको, यहां देखो, ये रहा। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये कोई एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है और इसके ये सबस्ट्रेट्स हैं। ये सबस्ट्रेट एक ये रेड कलर का जो ट्रायंगुलर शेप का है, ये कुछ आपका इस शेप का है, इसका ये एक्टिव साइट है। ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन है। और इसका ऐसे कुछ आपको ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर, जहां से जिसे हम एक्टिव साइट कहेंगे, और यहां से आके आपका ये वाला सबस्ट्रेट जुड़ सकता है कि ये वाला जुड़ सकता है, पहला रेड वाला जुड़ सकता है। तो एक्टिव साइट स्पेसिफिक होता है फॉर अ सबस्ट्रेट, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, वही सबस्ट्रेट आके वहां जुड़ सकता है। अब ये यहां आके बाइंड करेगा एंड देन और दूसरा वाला बाइंड करेगा यहाँ पे। ये दोनों बाइंड करने के बाद इस सबस्ट्रेट को जो भी जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सबस्ट्रेट को ब्रेक करना होगा, तो ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देगा एंड फाइनली इन प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देगा। सबस्ट्रेट को ब्रेक करा एक्टिव साइट पे, एंजाइम बाइंड करा के एंड देन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको रिलीज कर दिया जाएगा और एंजाइम एज इट इज रहता है। जैसे आपने कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी में भी यही पढ़ा है कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो आपका कैटालिस्ट होता है बिल्कुल अनचेंज रहता है, एज इट इज वो आपको मिल जाता है। सेम एज इट इज एंजाइम भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता। एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम एज इट इज फ्री हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा सबस्ट्रेट को। ठीक है, ये आपको दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ध्यान रखना है। तो ये एक्टिव साइट का मतलब था। अब एक्टिव साइट के लिए यही बात यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेगी, देख लो इसको। एक्टिव साइट क्या लिखा हुआ है? एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द क्रीविसेस या फिर पॉकेट इन विच सबस्ट्रेट फिट, जिसमें सबस्ट्रेट जाके फिट होता है। एंजाइम दो देयर एक्टिव साइट कैटालाइज द रिएक्शन एट अ हाई रेट, और यही एक्टिव साइट ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराता है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, इनका जो एक्टिव साइट है वो अलग अलग शेप का होता है एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या रिएक्शन एंड दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू कैटालाइज। जैसे कैटालिस्ट का भी अमाउंट बहुत कम चाहिए होता है किसी रिएक्शन का रेट चेंज कराने के लिए, सेम एज इट इज एंजाइम का भी अमाउंट बहुत कम चाहिए होता है किसी रिएक्शन का रेट चेंज कराने के लिए। कैटलिस्ट जो कैटालिटिक पावर है एंजाइम की वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। किसी भी कैटलिस्ट की कितनी पावर है, कितना वो स्ट्रेंथन है, दैट डिपेंड्स ऑन टर्न ओवर नंबर एंड केएम कांस्टेंट। इन दोनों चीजों को आपको समझना है। टर्न ओवर नंबर, टर्न ओवर नंबर का मतलब आप ऐसे जनरल से समझ लो, जैसे मैं दो बच्चों को यहाँ खड़ा कर दूं और बोलूं कि यहाँ से आपको वहां भाग के जाना है, एक एक फाइल लेके आना है ना। अब जिसकी जितनी अच्छी स्पीड होएगी वो जो उतनी जल्दी जाएगा उतनी ज्यादा फाइल ले आएगा। दैट इज अ टर्न ओवर नंबर। बात समझ आ रही है? ठीक है। जिसकी स्पीड कम होएगी, जैसे मान लो कि मैंने ये काम दे दिया और 10 मिनट के बाद देखा एक ने 20 फाइल ला के रखा, एक ने 15 ला के रखा, तो टर्न ओवर नंबर किसका ज्यादा? जिसने 20 ला के रखा है। तो टर्न ओवर नंबर ऐसे एंजाइम का भी होता है कि कोई एंजाइम पर यूनिट टाइम, पर सेकंड जैसे पर मिनट या पर आवर, जो भी हम पर यूनिट टाइम ले, उस यूनिट टाइम में वो सबस्ट्रेट के 10 मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा सकता है, कोई 5 को कन्वर्ट कराता है, कोई 20 को कन्वर्ट कराता है, कोई कुछ मिलियंस में कन्वर्ट कराता है। दैट इज अ टर्न ओवर नंबर ऑफ द एंजाइम। बात इतनी क्लियर हो गई? तो ये आपको बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। आपका टर्न ओवर नंबर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। कितना आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो। क्या लिखा है? इट इज द नंबर ऑफ
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बाय मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का एक पर यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज अ टर्न ओवर नंबर ऑफ दैट एंजाइम। Thus, catalytic power is directly proportional to the turnover number and ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट एंजाइम। इस नेचर में इससे ज्यादा टर्न ओवर नंबर किसी एंजाइम का नहीं है। और यहां पे देखो ये लिखा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्न ओवर नंबर कितना है, 360 lakhs पर मिनट। एक मिनट में वो 360 lakhs ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ जो इनका सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। ये एफिशिएंसी है इस नेचुरल सिस्टम की। ये इस टाइम है जिसका टर्न ओवर नंबर 50 लाख पर मिनट। एक आपका फ्लेवोप्रोटीन 50 मॉलिक्यूल पर मिनट, लाइसोजाइम 30 मॉलिक्यूल पर मिनट। लाइसोजाइम आपका तो ये एंजाइम के बारे में आपने पढ़ रखा है, सुना भी है कई बार। सलाइवा एंड टीयर्स में आपके यही एंजाइम प्रेजेंट है जो आपके बैक्टीरियल सेल को मारता है। तो जो मुंह बहा के रात भर सोते हो जितने माइक्रोब्स लेके, वो सारे यही लाइसोजाइम मारता है सलाइवा में जो होता है, और सुबह उठ के कहते मुंह से बदबू। अब Km कांस्टेंट क्या होता है वो देखो। दूसरा फैक्टर है Km कांस्टेंट। दिस इज कॉइन्ड बाय मिकेलियस एंड मेंटन, दो साइंटिस्टों ने इसको बताया। इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किसका कंसेंट्रेशन? सबस्ट्रेट का, एट विच रेट ऑफ रिएक्शन अटेन्स हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। जैसे देखो इधर इस ग्राफ को देखो और आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये इस एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन दिखाया गया है सबस्ट्रेट का, और इस एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन दिखाया गया है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देखोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। और इस कंसंट्रेशन पर, यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंसंट्रेशन पर, अब जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इतना होने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी ये अपना गेन कर लेता है, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब इस सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, वेलोसिटी देख लो इतनी है इनकी, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, इस वेलोसिटी का हाफ जो इस वैल्यू होगा, ये आपका यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, दिस इज द हाफ वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी की लाइन ये है, तो इसको हम इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो यही कहीं आएगा, है ना। हाफ वेलोसिटी को गेन करने के लिए सबस्ट्रेट का जितना कंसंट्रेशन चाहिए इतने ही कंसंट्रेशन पे हाफ वेलोसिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज अटेन्ड। इतना कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का आप अगर लेके चलते हो तो एंजाइम की जो मैक्सिमम वैल्यू है, या हम बोले तो हाफ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को हम बोल देंगे Km कांस्टेंट। यहाँ पे देखोगे तो Km का मतलब क्या है, हाफ V मैक्स, मतलब वेलोसिटी का जस्ट हाफ। किस कंसंट्रेशन पे ये अटेन कर लिया जाता है सबस्ट्रेट के, दैट इज द Km कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं Km कांस्टेंट। इसका Km कांस्टेंट ये है। अगर मान लो कि ये किसी रिएक्शन का हम Km कांस्टेंट यहाँ पे कहीं गेन करते तो आपको सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा यहाँ बढ़ाना पड़ता, या हो सकता है कहीं और मिलेगा। तो ये अलग अलग सबस्ट्रेट और रिएक्शंस के लिए Km कांस्टेंट अलग अलग होता है। जितना कम Km कांस्टेंट होगा उतना ही रिएक्शन, या बोले तो उतना ही ज्यादा एंजाइम आपका क्या होगा, एफिशिएंट माना जाता है। कैटालिटिक पावर ऑफ एन एंजाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Km वैल्यू। Km वैल्यू के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप